वालेकुम। एरियानी मस्जिद आए हुए तमाम मेहमानों का अल-हज रहनुमाई कमेटी की जानिब से खैर मक़दम किया जाता है। हमारे इस आज के प्रोग्राम अली जनाब शाकिर साहब का इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख हुए भाई, अभी तो मौसम भी गर्म है, चुनाव भी गर्म है और आप इतने खामोश हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये हुई ना बात। आज हज कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम है, इस्तेक़बालिया प्रोग्राम है, इसलिए मैं अपनी बात लब्बैक के साथ करूंगा। मैं चाहूंगा आप सब लोग साथ में हमारे दोहराएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लकल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लकल मुल्क ला शरीका लक। मंच पर बैठे हुए अल-हज रहनुमाई कमेटी के सभी जिम्मेदार, मंच पर बैठे हुए मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी और संगठन मोर्चा के प्रदेश के सचिव, जो कई संस्थाओं के संचालक भी हैं, कई एजुकेशन सोसाइटी के रहनुमा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के स्कॉलर भी हैं, ऐसे फारूक पठान साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नबी पटेल साहब, दौलत पठान साहब, अपने शाकिर रजा साहब, हमारी बहन महजबीन जो हमारी पार्टी की नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंच पर बैठे हुए पाटिल साहब जिससे अभी अभी दोस्ती हुई, हमारे अध्यक्ष, मैं नाम नहीं याद कर पाया अभी, सैयद साबिर साहब, सरदार साहब और यहां पर मौजूद सभी मोहतरम साथियों, मैं 28 फरवरी को हज कमेटी का चेयरमैन बना। आप सबकी दुआओं से सबकी ख्वाहिश होती है कि हज पर जाने का मौका मिले और सबकी ख्वाहिश होती है कि हज पे जाने वालों के खिदमत का मौका मिले। आप सबके दुआओं से मुझे अल्लाह के घर जाने वाले मेहमानों के खिदमत का मौका मिला है। मैं अपने आप को नसीब वाला मानता हूं और इंशाअल्लाह ये मौका अल्लाह ने मुझे जो दिया है इसको पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप सभी साथियों का ताउन चाहिए, आप सभी साथियों की दुआएं चाहिए, आप सभी साथियों की मोहब्बत चाहिए, आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। इसके लिए मैं आज यहाँ पर सहयोग लेने आया हूँ।
मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं आप सबके बिना अधूरा हूं। एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में एक चेयरमैन होता है, उसी वजह से मैं चेयरमैन हूं, वरना मैं भी आपकी तरह एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और अभी मैं भी एक खादिमुल हुज्जाज हूं। इसलिए बिल्कुल ये आप यकीन मानिए कि जिस तरह मैं चेयरमैन हूं वैसे आप सभी लोग भी चेयरमैन हैं। आप जो चाहेंगे वो होगा। आप जैसी नफिस तय करेंगे, जैसा प्रोग्राम बनाएंगे, जो नियम चाहेंगे, जो कानून चाहेंगे, जो तरीका चाहेंगे, इंशाअल्लाह मैं वैसे ही काम करने वाला हूं। हाँ, ये हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद मैंने देखा कि हज कमेटी का काम क्या है, तो मैंने ये पाया कि अभी तक हज कमेटी के लोग आकर झंडी बताते थे, हज पे जाने वालों का इस्तकबाल करवाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करते थे और चले जाते थे, फिर एक साल बाद मिलते थे। और हज कमेटी का काम पूरा जो तंजीमें हैं वो करते थे। ये बात सही है कि अल्लाह अपने घर आने वालों मेहमानों का खिदमत किसी से भी करवा सकता है। हम कौन होते हैं? वो खिदमत करवा लिया, अल्लाह के भरोसे सब हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला। अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है खिदमत करने का, चेयरमैन बनाकर मेरा ओहदा बढ़ाया, इज्जत बख्शी है, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश ये करूंगा कि हज कमेटी की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाई जाए। अभी तक मैंने देखा कि हज कमेटी में जिले में कोई टीम ही नहीं है। महाराष्ट्र में तो कमेटी बन गई, लेकिन जिले की कोई कमेटी नहीं बन पाई। उसका नुकसान यह है कि हर आदमी अपनी अपनी दुकान चला रहा है। कोई अपने आप को जिला हज कमेटी का मेंबर बता रहा है, कोई आदमी अपने आप को जिला हज कमेटी का चेयरमैन बता रहा है, कोई आदमी अपने आप को जिला हज कमेटी का ओनर बता रहा है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सब ये बता रहे हैं मैं खिदमत कर रहा हूं, मैं 200 हाजियों को खाना खिला रहा हूं, मैं 500 हाजियों को सुला रहा हूं, मैं उनके लिए इंतजाम कर रहा हूं। अरे ठीक है कर रहे हैं, लेकिन ये बताने वाली बात क्या है? जो अल्लाह अपने मेहमानों को अपने घर बुलाता है वो हम नहीं भी खिलाएंगे तो उसको खिला देगा। इसमें जताने वाली बात क्या है, दिखाने वाली बात क्या है? और मैं औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कई शहरों में देखा है कि लोग उसका फायदा उठाते हैं। कई लोग बड़े बड़े मोटे मोटे चंदे भी ले रहे, कई लोग इस खिदमत का हवाला देकर राजनीतिक फायदा उठा रहे, कोई लोग इस पोस्ट को अपने आप बताकर उसका एक सोशल फायदा उठा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र हज कमेटी ने जिले में जिम्मेदार नियुक्त नहीं किया है। मैं इंशाल्लाह सबसे पहले जिले की हज कमेटी बनाने वाला हूं। आप ही लोगों में से जो अच्छा काम करता है, जो सच्चा काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो बेलौस अल्लाह के लिए, रजा के लिए काम करता है, उसको मैं इंशाल्लाह हज कमेटी में लेने वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग लेने वाला हूं। हरगिज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हज कमेटी सबकी है, हज कमेटी में सबका अधिकार है। और मैं इंशाल्लाह वो कोई भी पार्टी का हो, वो कोई भी दल का हो, वो कोई भी जो है मसलक का हो, मसलक दल बैरियर नहीं रहेगा। खिदमत के उसके कामों के हिसाब से, जो उसका काम है उसके हिसाब से मैं इंशाल्लाह हज कमेटी में लेने वाला हूं। अभी तक ये होता था कि लोग फॉर्म भरते थे, फॉर्म भर के मुंबई भेजते थे, उसमें हज कमेटी का कोई दखल नहीं होता था।
जबकि फॉर्म भरने से लेकर और एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में बिठाने तक का काम हज कमेटी का है। अगर हज कमेटी ये काम करेगी तो कोई एहसान नहीं करेगी, क्योंकि हज कमेटी ने एक एक काम के लिए पैसे लिए हैं। मुझे ये भी अफसोस होता था जब मैं सुनता था कि भाई फला आदमी ने जो है एयरपोर्ट पे तंबू लगवा दिया, फला आदमी ने एयरपोर्ट पे जो है बसेस लगा दिए, फला आदमी ने एयरपोर्ट पे पानी पीने का इंतजाम कर दिया, फला आदमी ने एयरपोर्ट पे खाने का इंतजाम कर दिया, फला संस्था ने जो है हाजियों के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम कर दिया। ये सिर्फ इसलिए ऐसा होता था क्योंकि हज कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाती नहीं थी और संस्था के लोग आके काम करते थे। जबकि एयरपोर्ट पे भी हम जो जाते हैं हाजी हजरात हमारे, उसके लिए अलग से चार्ज किया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए हज कमेटी पैसा देती है, जो ट्रेनर अपॉइंट करते हैं उसके लिए उनको मुआवजा मिलता है। इसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि हमारे जो हाजी हजरात हैं वो इन्हीं सब के भरोसे हैं। ऐसी जो है हालत बताई जाती थी। ये भी इंशाल्लाह रोका जाएगा, बंद किया जाएगा। हाजी हजरात हमारे किसी के भरोसे नहीं है, वो अपने मेहनत के कमाई के, अपने मेहनत पसीने के कमाई के पैसे को देते हैं। उसके बाद उनको इंतजाम मिलना चाहिए, वो इंतजाम ना मिलते हुए लोग उनको मदद करते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर बात है, इस पे भी इंशाल्लाह रोक लगाने वाला। अभी तक ऐसा बदनाम किया गया मुसलमानों को कि मुसलमानों को हज पर सरकार भेजती है हज कमेटी के जरिए। पहले कुछ जो टिकट होता था उसमें कंसेशन मिलता था, उसको लोग बोलते थे कि सरकार इनको मदद करती जाने के लिए। ऐसा माहौल बनाया जाता था कि हज पर जाने के लिए मुसलमानों को सरकार मदद करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सब्सिडी खत्म हो गई तब भी उतना ही कराया है, क्योंकि सब्सिडी एक दिखावा था, उसका फायदा हमको नहीं होता था कुछ। और सब्सिडी खत्म होने के बाद जो काम शुरू हुआ है उतने ही पैसे में लोग हवाई हज पर जाते हैं। उससे कई शहरों से जो उड़ानें शुरू हुई है उससे कम पैसे में लोग हज पर जाते हैं। और ये दिखाया जाता था कि मुसलमानों के सब्सिडी के माध्यम से मुसलमानों को मदद की जाती है, जबकि हज पर जाने वाला मुसलमान चाहे हिंदुस्तान की हुकूमत हो चाहे सऊदी की हुकूमत हो, दोनों को पैसे देता है। हज पर जब जाते हैं तो हम यहाँ पहले टैक्स भरते थे, अभी जीएसटी भरते हैं। पिछली बार जब लोग हज पर गए तो 18% जीएसटी दिया उन्होंने। अभी इस बार सरकार ने जीएसटी कम किया है तो इस बार 5% जीएसटी हर हाजी देगा। अगर 2 लाख खर्चा आता है तो वो 10,000 रुपया इस बार सरकार को देने वाला है। अब वहां जब जाएंगे वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां भी 2,000 रियाल दिया जाता है। 2,000 रियाल लेके कितना हो गया? 16,000 क्या? हम सऊदी हुकूमत को भी 16,000 देते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत को भी 10,000 देंगे। लेकिन लोग ऐसा अफवाह फैलाते थे कि सरकार मुसलमानों की मदद करती है, यानी पैसे हम दे रहे सरकार को, और हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे जो दूसरे भाई है उनके दिलों में डाला जाता था कि मुसलमान तो सरकारी पैसे से हज में जाता है। ये भी जो गलतफहमी पैदा की गई, ये भी कहीं ना कहीं हमको आपको मिलकर दूर करना पड़ेगा कि सरकार हमें को ऐसा नहीं कर रही। आज अगर हज कमेटी चल रही है, हज कमेटी का मैं चेयरमैन हूं, अगर हज कमेटी का मैं चाय भी पीता हूं तो हाजियों के पैसे से पीता हूं, उसका पैसा भी हाजी ही देता है। ये कोई हमें ऐसा नहीं होगा। ये बातें भी हमें जानकारी लोगों के बीच में हमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी हम पर आरोप लगता है कि मुसलमानों को तो अपीसमेंट किया जाता है, मुसलमानों को सरकार मदद करती है, कोई सरकार हज के सीजन में मदद नहीं करती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो पोस्टल एड्रेस पे लेटर वगैरह आते हैं, जो मेल आते हैं, जो ईमेल आते हैं, जो मैसेज आते हैं,
जो कुछ डॉक्यूमेंट भेजते हो लोग, उसके लिए भी 500 रुपया चार्ज किया जाता है। कोई बात मुफ्त में नहीं होती है, हम उसको लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। ये भी इंशाल्लाह हज कमेटी के जरिए हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जो हमारे हाजी हजरात जा रहे हैं वो किसी के रहमो करम पर नहीं जा रहे। हमारे हाजी हजरात अपने पैसे से, अपने मेहनत के पैसे से हज पर जा रहे हैं। मैं जब हज कमेटी का चेयरमैन बना तो मैं जब मुंबई के ऑफिस में गया तो मुझे तो पहले ये लगता था कि जो 18-20 माले की बिल्डिंग है ये महाराष्ट्र की हज कमेटी का ऑफिस है। मैं बहुत खुश था, मुझे लगा कि नहीं बहुत अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारा ऑफिस रहेगा, बहुत फख्र की बात है। लेकिन जब मैं हज कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद वहां गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो ऑल इंडिया हज कमेटी का ऑफिस है, यहाँ आपका कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा हमारा कहाँ है? तो उन्होंने कहा आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी दूर के बाद दाएं बढ़ेंगे तो वहां पर जो है एक साबो सिद्दीक सराय खाना है, यतीम खाना है, वहां पर जाते हैं। क्योंकि आपका औरंगाबाद हो या फिर नागपुर हो या मुंबई हो, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और वो लोग यहीं से हज पर जाते हैं फॉर्म भर के। यानी कि हम पूरे हिंदुस्तान के हाजियों को भेजने का काम करते हैं और हमारे ही पास खुद का ऑफिस नहीं है। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं जब वहां पर गया तो वहां गाड़ी तो जाना दूर की बात है, पैदल चलना मुश्किल था ऑफिस तक पहुंचने के लिए। मैं जाकर देखा तो वहां पर 4 कमरों का ऑफिस और भी 4 कमरे 4 कोने में, ऐसी बद इंतजामी, ऐसा खस्ता हाल। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने तय किया कि मेरे कार्यकाल में सबसे पहले अगर कोई काम मैं इंशाल्लाह करूंगा तो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का एक शानदार हज हाउस मुंबई में बने, उसके लिए कोशिश करूंगा। आज जो है ऑल इंडिया हज कमेटी का ऑफिस जो है मुंबई में है। महाराष्ट्र के सारे जो हाजी हजरात है उनको कोई भी छोटा मोटा काम पड़ता है, जो ट्रेनिंग देने वाले हमारे लोग हैं 500-600, जो हमारे खातिमुल उज्जाज लोग हैं जिनको हमने अपॉइंट किया है हाजियों की खिदमत के लिए, वो किसी ना किसी काम से वहां पर जाते हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। वहां अगर हमारा हज हाउस रहा तो कम से कम पूरे महाराष्ट्र से आने वाले, हज के काम से आने वाले जो हमारे लोग हैं वो कम से कम वहां पर शेल्टर पा सकते हैं, वहां पर रुक सकते हैं, वहां पर सुस्ता सकते हैं, वहां पर बैठ सकते हैं। ये मैं सुविधा उनको दे सकता हूँ। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि वहां पर सबसे पहले हम लोग हज हाउस बनाने वाले हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से कहा कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपने मुझे चेयरमैन तो बना दिया लेकिन मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। उनको भी ताज्जुब हुआ, उनको शॉकिंग लगा। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं? मैंने कहा सही बात करता हूँ। अभी महाराष्ट्र में हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र का खुद का ऑफिस नहीं है, साबो सिद्दीक यतीम खाने में चल रहा है। उसका 1,20,000 रुपया वो किराया ले रहे हैं और वो भी वहां पर कोई अगर बूढ़ा आदमी हज के ऑफिस में आना चाहे किसी काम से तो वो पैदल चल नहीं पाएगा और गाड़ी वहां पर आ नहीं सकती है, वो हज के ऑफिस में पहुंच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं जो भी जगह आप पसंद करेंगे वो जगह आपके हज कमेटी को देने का काम करूंगा। और 8 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने देकर रखा है वो अब जमा है। उसके बाद भी जिस प्रकार से औरंगाबाद में 39 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिस प्रकार से नागपुर में हज का ऑफिस है, वो उससे अच्छा हज ऑफिस इंशाल्लाह मुंबई में बनेगा। उसकी पूरी जो है चिंता महाराष्ट्र सरकार करेगी। तो सबसे पहली तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वहां पर एक बढ़िया हज हाउस बनाऊं। अभी मैंने देखा ऑफिस में वहां पर एक सीओ है। मैंने कहा सीओ साहब कहाँ है? उन्होंने कहा सीओ साहब मंत्रालय में। हमने कहा सीओ साहब मंत्रालय में क्यों है? वो तो हज के सीओ है। नहीं, उन्होंने कहा साहब जो कारी साहब है वो आधा काम हज का करते हैं और आधा काम मंत्रालय करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो टेम्परेरी है। ऐसी हालत है हमारी। यानी महाराष्ट्र में हम इस बार लगभग 13,000 लोगों को हज पर भेजने वाले हैं। 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। 35,000 लोग संपर्क करते हैं, पूछते हैं बताओ हमारे हज का क्या हुआ, हम कब जाने वाले हैं, हमारा नंबर आया कि नहीं आया, हम पैसे कब भरने वाले हैं, हमारा डेट निकल गया, हमको कंसेशन दे दो, हमको छूट दे दो। हर दिन 250, 250, 300 लोग आते हैं और वहां पर हमारे पास सीओ नहीं, वो भी जो है
आधा काम मंत्रालय देखते, आधा काम यहाँ का देखते, बेचारे कभी मंत्रालय फंस जाते तो यहाँ आ ही नहीं पाते। अगर कोई नागपुर से, गढ़चिरौली से, चंद्रपुर से, औरंगाबाद से कोई आदमी गया तो उसको सीओ साहब नहीं मिल पाते। मैंने कहा ये भी गंभीर मामला है। जब हमारी हज कमेटी अलग है तो ये कम से कम यहाँ पर परमानेंट सीओ होना चाहिए। मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो हज कमेटी के लोग थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। आप जब चाहे तो एक परमानेंट सीओ में दे सकते हो, यानी कोई किसी का ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा कि आपने जो मुझे नियुक्ति दी है उसमें मैं राज्य मंत्री हूँ। उन्होंने कहा आप है? तुमने कहा हमारा पीए का, हमारा टाइपिस्ट का है, हमारा प्यून का है, हमारी गाड़ी का है। उन्होंने कहा साहब ये तो किसी ने हमसे मांगा नहीं। मैंने कहा ये क्या है? ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। यानी कि अल्लाह भरोसे पूरी हज कमेटी लोग अभी चला रहे थे, इसलिए मैंने जब चार्ज लिया तो मैंने सोचा कि इंशाअल्लाह इस हज कमेटी को जो जिस प्रकार से मकाम है इसका, आज अगर देखेंगे तो जितने भी काम हैं जो सरकार के माध्यम से होते हैं उनमें सबसे आला अगर कोई काम है तो हज का काम है, और सबसे खस्ता हाल अगर किसी डिपार्टमेंट का है तो हज डिपार्टमेंट का है। इंशाअल्लाह उसको मैं दुरुस्त करने का काम करूंगा। हज कमेटी सिर्फ नाम भी नहीं लेगी, मैं इंशाअल्लाह सिर्फ यहाँ झंडी उतारने नहीं आऊंगा। मैं फॉर्म भरवाने से लेकर ट्रेनिंग देने तक, ट्रेनिंग देने से लेकर एयरपोर्ट पहुंचाने तक, एयरपोर्ट पहुंचाने से लेकर हवाई जहाज में बिठाने तक, हवाई जहाज में बिठाने से लेकर मक्के और मदीने तक मैं इंशाअल्लाह आपका फिक्र करूंगा। उसकी भी मैंने कोशिश की है, प्लानिंग की है। मैं यहाँ का तो बात नहीं जानता औरंगाबाद का। मेरे साथी बता रहे थे शायद 1 दिन पहले बुलाते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए, पर मेरे नागपुर में 3 दिन पहले बुलाते हैं। नागपुर से 2200 लोग हज पर जाते हैं। नागपुर है, वहां पर भंडारा है, गोंदिया है, गढ़चिरौली है, यवतमाल है, अमरावती है, अकोला है, ऐसे विदर्भ के 11 जिलों के हाजी हजरात लगभग 2100-2200 लोग जाते हैं। उनको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रिपोर्टिंग के नाम बुलाते। कितनी परेशानी होती है। एक हाजी अगर आते हैं तो अभी दौलत पठान साहब ने हिसाब लगा रहे थे कि हाजी के साथ हज्जन भी आते हैं, हाजी के 2 रिश्तेदार, हज्जन के 2 रिश्तेदार, 2 बेटे, 2 बेटियां, 2 दामाद। ऐसे अगर देखेंगे तो एक हाजी और हज्जन के साथ कम से कम 10 लोग आते हैं। तो वो 2100 इंटू 10 यानी 21,000 लोग बेचारे नागपुर आकर घूमते, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई पूछने वाला उनका। ऐसा बुरा हाल मैंने देखा है। और फिर मोहल्ले के लोग, शहर के लोग उनकी खिदमत में लगे रहते। मैंने कहा ये